वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे हमारे पाठ अनोखी सूझ के बारे में। पहले एक बार हमने जो जितना पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अब तक हमने इस पाठ में जाना कि देवता और दानवों में किसी बात को लेकर के बहस हो गई कि भाई हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। कौन सी बात को लेकर के बहस हुई कि दानवों में और जो देवता हैं उनमें से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। तो अपने इस विवाद को लेकर के वो कहाँ गए? प्रजापति के पास, और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि प्रजापति जी, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि देवता बुद्धि में श्रेष्ठ हैं या फिर दानव श्रेष्ठ हैं। तो प्रजापति जी इस चीज़ को सुन करके, उनके प्रश्न को सुन करके सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने समाधान कोई उपाय सोचा और उन दोनों को ही दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। दूसरे दिन तय समय पर वो भोजन के लिए आ गए। प्रजापति जी ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया, एक कमरे में दानव, एक कमरे में देवता, और उनके सामने लड्डुओं से भरे हुए थाल पेश कर दिए। देवताओं ने उसका समाधान किस तरह, और उनको एक शर्त बता दी खाने के लिए कि आप इन जो भी थाल हैं लड्डुओं के उनको समाप्त करोगे, लेकिन आपकी कोहनी जो है वो मुड़नी नहीं चाहिए। आप पूरा खाना भी खा जाओ और आपकी कोहनी भी सीधी रहे। तो देवता और दानव दोनों इस चीज़ को सुनकर के सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दोनों चीज़ें साथ में चलें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खाना भी खाएं और कोहनी भी ना मुड़े। तो देवताओं ने उपाय क्या सोचा कि आमने सामने बैठ गए आपस में, और एक जना दूसरे के मुंह में दे रहा है और दूसरा जो है वो पहले के मुंह में सीधे से लड्डू यूँ थाल से उठाए और मुँह में डाल दिए। सामने वाले ने इधर वाले के मुँह में डाल दिए। इस तरह से उन्होंने लड्डुओं का पूरा थाल समाप्त कर दिया। आज हम पाठ में जानेंगे कि दानव ने किस तरह से इस चीज़ का समाधान किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, बैठे थे, उन्होंने कुछ भी शुरू नहीं किया था, केवल वो सोच रहे थे कि हम लड्डुओं को किस तरह से समाप्त करें। बेकार यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। दानव क्या सोच रहे हैं कि प्रजापति जी के पास नहीं आते तो कम से कम ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, इतनी देर में लड्डुओं को वैसे ही खा लेते। आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जब आ ही गए हैं तो अपने को परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। जिस तरह से देवताओं ने किवाड़ बंद करके समाधान किया था, उस तरह से दानवों ने भी क्या किया? किवाड़ तो बंद कर दिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। किस तरह से उछालने लगे? जैसे मान लीजिए थाल सामने रखा हुआ है और थाल में से लड्डू उठाया, ऐसे ऊपर फेंका सीधी कोनी से, और यूँ ऐसे ऐसे मुंह करके मुंह में लेने के लिए। एक बार सोचो, आप लड्डू ऊपर फेंकोगे तो मुंह में कैसे ले पाओगे? और हो सकता है एक आध लड्डू आप ले भी लो, लेकिन बहुत सारे लड्डू आप नीचे बिखेर दोगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल करके लपकते। भाई दानव क्या करते? यूँ करके लड्डू ऊपर फेंक दिया, फिर उसके पीछे चल करके यूँ जैसे ही वो लड्डू आ रहा है उसकी तरफ ध्यान से देखते और मुंह फाड़ करके उसके नीचे खड़े हो जाते कि जब लड्डू ऊपर से नीचे आएगा तो मेरे मुंह में गिर जाएगा। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते। लड्डू मुंह में तो गिरता नहीं, जमीन पर गिरता और बिखर जाता। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। भाई चिल्ला रहे हैं, दानव है ना, प्रवृत्ति से शैतान है, तो उन्होंने इस तरह से कार्यक्रम शुरू कर दिया, लड्डू ऊपर फेंको, जाओ मुंह में लपको और खाओ। तो उससे क्या हो गया? पूरे कमरे में हो हल्ला शुरू हो गया। चीखते चिल्लाते और लड़ाई झगड़ा करते रहे। लड़ाई झगड़ा क्यों? जैसे मान लीजिए मैं लड्डू ऊपर फेंक रहा हूँ, सामने से दूसरा दानव आ गया, वो लड्डू लपकने के लिए जब जा रहा है तो उसके बीच में आ गया, तो दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो गया। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने लगे। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई जब प्रजापति जी ने ये देखा जा करके कि दानव लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि देवताओं ने बिना लड़ाई झगड़ा किए अपने थाल समाप्त कर दिए। तो सारी स्थिति प्रजापति जी को समझ में आ गई कि बुद्धि में दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। प्रजापति जी ने जो परिणाम बताया उसके अनुसार देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार मतलब आपस में सहयोग की भावना से इन्होंने काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इन्होंने किस भावना पे काम किया कि आप मेरे को खिलाओ, मैं आपको खिलाता हूँ।
यानी कि सहकार की, सहयोग की भावना से काम किया। जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। देवताओं का मानना यह था कि जीने भी दो और खुद भी जियो, यानी इनको भी खिलाओ और अपने भी खाओ। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में थाल साफ कर दी। दूसरी तरफ दानों ने शर्त का पालन किया। शर्त का पालन तो किया दानों ने भी, कौनी नहीं मोड़ी, लेकिन वो लड्डू उछालते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। भाई उससे सारे लड्डू खराब हो गए, ज़मीन पर बिखर गए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी ना भरा। भाई लड्डू तो खराब हुए, किसी के पेट में भी नहीं गए और किसी का पेट भी उनसे नहीं भरा। नीचे शिक्षण संकेत करके दिया हुआ है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति भी है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है, जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारे। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने देवता और दानवों का झगड़ा देखा, उनके द्वारा किया गया समाधान देखा, तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि हमें कभी भी किसी भी समस्या का समाधान सोच विचार करके और अपनी सूझबूझ से निकालना चाहिए। इस तरह का समाधान निकालना चाहिए कि सहयोग की भावना से हम आगे बढ़ सकें, किसी दूसरे का सहयोग करें, दूसरे से अपने लिए सहयोग लें, सबको फ़ायदा हो, इस तरह से कार्य करना चाहिए। किसी भी चीज़ का उपाय इस तरह से निकालो कि आसपास में रहने वाले और जो व्यक्ति हैं उनको भी उस चीज़ से लाभ मिले और अपने को भी उससे अधिकतम लाभ हो। जिस तरह से देवताओं ने समाधान क्या निकाला कि आपस में एक दूसरे को आमने सामने बैठ कर के लड्डू खिलाए, तो उससे क्या हुआ, सभी देवताओं का पेट भी भरा, आपस में सहयोग की भावनाओं से दोनों का जो भी कार्य था प्रजापति जी के द्वारा दिया हुआ, वो देवताओं का कार्य अच्छे से संपन्न हुआ। लेकिन दानवों ने पूरे लड्डू नीचे ज़मीन पर बिखेर दिए, ना किसी का पेट भरा, ना ही वो प्रजापति जी का जो कार्य था उसको सफलतापूर्वक कर पाए। तो इस तरह से हमें भी अपने जीवन में इन चीज़ों से ही सीख लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान सोच विचार करके निकालना चाहिए, ना कि जल्दीबाजी में कोई भी समाधान हम निकाल करके शुरू हो जाएं, या कोई भी समस्या जीवन में आते ही हम उसके बारे में ज़्यादा तो सोचें नहीं, उसके उपाय के बारे में ना सोचते हुए परेशान हो जाएं और उसका इस तरह का समाधान करें जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक हो। तो इस तरह हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हर एक समस्या का एक ऐसा उपाय निकालो जो सभी के फायदे में हो, सभी को अधिकतम लाभ पहुंचाए। जैसे आप छोटी सी बातों से के उदाहरण से लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में अध्यापक के द्वारा कुछ टॉपियाँ बांटने के लिए दी जाती हैं, जो भी आपका मॉनिटर है उसको दी जाती है कि भाई ये 40 टॉपियाँ जो हैं वो आप अपनी क्लास में बांट दीजिए। आप जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे 30 हैं, तो 40 टॉपियाँ 30 बच्चों में, यानी कि 10 टॉपियाँ बच जाएंगी। अगर आप में बुद्धि होगी और आप अपना विवेक काम में लेंगे तो आप क्या करेंगे, उन टॉफियों को इस तरह से टुकड़ों में बांटेंगे कि सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा मिल जाए, या फिर इस तरह से निर्णय कर लेंगे कि भाई ये सबसे छोटा है, हम 10 टॉफियाँ, ये जो 10 सबसे छोटे हैं अपनी क्लास में, इनको दे देते हैं। तो ऐसा कोई समाधान करेंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और वो जो 40 की 40 टॉफियाँ हैं वो अपने को खाने को मिल जाएंगी। लेकिन उसी तरह से अगर आपने 10 टॉफियाँ एक्स्ट्रा देख करके और झगड़ा शुरू कर दिया कि ये 10 टॉफियाँ मैं लूँगा, तो उससे क्या होगा, बाकी की जो भी टॉफियाँ बच रही हैं उसके चक्कर में सारी 40 टॉफियाँ हो सकता है गुरुजी आपसे वापस ले जाएं, या फिर आपको झगड़ा करने के लिए आपको दंडित करें। तो सूझबूझ से किया हुआ कार्य हमेशा हमें लाभ पहुंचाता है, उसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने ये अनोखी सूझ करके जो पाठ था हमारा चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट कर लिया।
इससे आगे वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार सभी बच्चे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार पढ़ करके, पाठ को पूरा पढ़ करके और घर पे इन क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।